ना। पहले प्लास्टिड क्या था? प्लास्टिड क्या है बेटा? प्लास्टिड क्या है पहले तो? प्लास्टिड इज द सेल जिसके अंदर, ये वाला बंद कर दो, एक मिनट शेयर करना बंद कर दो बेटा थोड़ी देर मीत, ठीक है? ओके, प्लास्टिक यानी एक टाइप के सेल है जिसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से पिगमेंट्स? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तीनों चीजें मैं बताती हूँ कि क्या है, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट्स है, यानी अगर आपके पास वैक्स क्रेयॉन है, ओके, आर यू एबल टू सी मी बेटा? यस मैम, यू आर। ओके, सो जैसे हमारे पास वैक्स क्रेयॉन्स है, अगर वो रेड कलर के होंगे तो उसमें रेड कलर के पिगमेंट्स होंगे, है ना? वैक्स जो होगा वो रेड कलर का, उसको हमने पिगमेंट किया होगा, यानी कलर दिया होगा। अगर ग्रीन है तो ग्रीन पिगमेंट्स होंगे। वैसे यहाँ पे एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, वो कौन सा है? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कौन से सेल्स में? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है? अब ये जो प्लास्टिड्स है वो ओवरऑल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स कौन से? क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है? ये हो गया। सेकेंड आपने बताया कि कौन से सेल है, आरबीसी बोला, व्हाइट ब्लड सेल बोला, राइट? यस मैम, उनका क्या वर्क है, बॉडी में क्या काम है? हाँ, फंक्शन ये है कि वो बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। दोज आर द सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी, फाइट करते हैं। अगर कोई बाहर से फॉरेन सिस्टम एंटर हो रही है हमारे बॉडी में तो वो उससे फाइट करेंगे। मैम तो फिर मिटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है हमारे सेल के अंदर। कौन पावर जनरेट करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे सिर्फ आरबीसी नहीं है बेटा, हम देखेंगे फेगोसाइट, बहुत सारे और भी एग्जांपल्स है। कुछ स्पेसिफिकली सोल्जर से व्हाइट ब्लड सेल को बोला जाता है, इम्यून सिस्टम के रिलेटेड है। और मैम जो सेल वॉल क्यों होता है प्लांट में, हाँ, और मैम उसका सेल जो वॉल सिर्फ प्लास्टिड है वो प्लांट क्या में, वर्क करता है? ये मुझे एक मिनट बेटा, एक ले लो। सेल वॉल पहले मुझे कौन बताएगा कि क्यों प्लांट में होता है और क्यों एनिमल में नहीं? ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अगर आपने ध्यान दिया है तो। मैं तब नहीं था ना। हाँ, ये अच्छा एक्सप्लेन। कौन सा क्वेश्चन मैम? सेल वॉल जो होता है, जय, सेल वॉल क्यों होता है बेटा प्लांट्स में और एनिमल्स में क्यों नहीं होता है सेल वॉल? मैम क्योंकि मैम जो प्लांट्स होते हैं मैम उनके मैम पूरी जिंदगी में एक ही जगह खड़े रहने होता है करेक्ट, और करेक्ट, पूरे मैम अलग अलग हार्श क्लाइमेट का मैम सामना करना होता है इसीलिए। करेक्ट। इसलिए उनके पास डबल लेयर है ना। हम क्या करते हैं, अगर बहुत ज्यादा आर्कटिक रीजन में जा रहे हैं तो हम 3-4 स्वेटर लगाएंगे। अगर अहमदाबाद में है तो शायद स्वेटर की भी जरूरत ना पड़े, है ना, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं वो हार्श कंडीशन सीजन में अपनी जगह चेंज तो नहीं कर, क्योंकि वो चल नहीं पाते, वो मोबाइल नहीं है ना, वो चल नहीं पाते। हमारा कैसा है, अगर बारिश गिर गई तो हमारे पास घर है, हम घर में चले जाएंगे, वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, है ना? तो वो कंडीशन सेल्स में नहीं होती। फाइन। और क्या बेटा, दूसरा क्वेश्चन क्या था? यस मैम, और एक क्वेश्चन था कि मैम जो हमारे सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो ही मैम क्यों मतलब सेपरेट करते हैं, जैसे कि मैम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को मैम सेपरेट करते हैं। हाउ डू दे मैम फंक्शन फॉर द सेपरेशन? हाउ डू दे फंक्शन फॉर सेपरेशन? आपके घर के अंदर 2 रूम है तो दीवार कैसे फंक्शन करती है दोनों को सेपरेट करने के लिए? कुछ वैसे ही मेम्ब्रेन सेपरेट करता है। क्यों सेपरेट करता है? क्योंकि न्यूक्लियस का काम अलग है, उसका रिलेटेड है आपके हेरिडिटी से। और बाकी के जो यहाँ पे ऑर्गेनल्स पड़े हैं उनका बहुत अलग अलग टाइप के फंक्शन है, जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस करना, या फिर आपने जो खाना लिया था उसमें से एनर्जी को प्रोड्यूस करना, ठीक है? ऐसे पूरे लिस्ट है। तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स पड़े हैं वो सब फंक्शन करेगा अलग अलग तरीके से, ठीक है? यस बेटा? यस मैम, आ गया समझ में, इतना ही डाउट था। ओके फाइन। तो आज हम टेक्सचुअल एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और फिर रिप्रोडक्शन इन एनिमल स्टार्ट कर लेंगे। फाइन। हमने वो जो चैप्टर स्टार्ट किया था कंजर्वेशन, उसकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। उस चैप्टर में और कुछ ज्यादा नहीं था, वो उसी दिन मैंने बताया था, राइट? और उसकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। अगर आप चाहो तो उसमें बता दो कौन से डाउट्स है, तो हम चाहे तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें थियोरेटिकल से ज्यादा और कुछ नहीं है। फाइन, चलो स्टार्ट करें टर्न बाय टर्न। पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम देख लेंगे अगर कोई ऑब्जेक्टिव या फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने डिस्कस नहीं किया है, राइट? इन ऑर्डर टू मीट एवर इंक्रीजिंग इन factories and for shelter or the demand, trees are being continuously cut. It is justified to cut trees for such projects. What do you think? मैं इसका बता सकता हूँ? ये बेटा रिपोर्ट है, ये मुझे लिख के अब सबमिट करो।
कि आप क्या करोगे, है ना, आइडियाज बता ओके मैम। सकते हो। बोलो ओके बेटा। मैम। सेकेंड है, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन बेल्ट ऑफ योर लोकेलिटी। आप जहां पे रह रहे हो वहां पे ग्रीन बेल्ट, यानी हमें हमारा बेल्ट तो पता है, बेल्ट यानी क्या, करेंसी, फाइनेंशियल कंडीशन, मनी। हम वो कैसे मेंटेन करते हैं वो पता है, बट हमारी करेंसी एक्चुअल में क्या है, ये ग्रीन प्लांटेशन वेजिटेशन, वो आप कैसे मेंटेन करोगे ये बताओ आपके नजदीकी एरिया में। मैं बता सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ मैम। मैम सबसे पहले तो हमको है ना बहुत सारे मतलब ट्रीज उगाने चाहिए अपने आसपास पे जहाँ भी जगह मिले। लोगों को है ना जैसे कि बहुत सारे थ्रेटेंड्स है उनके बारे में बताना चाहिए और उनको एनकरेज करना चाहिए प्लांट्स उगाने के लिए। और अपने जो उम्र के लोग हैं मतलब हमारे एज के जो है करेक्ट। उनको गैदर करना चाहिए क्योंकि उनमें मैम अगर कुछ बोलेंगे ना तो उनमें अवेयरनेस ज्यादा होती है मैम। मतलब ओल्ड पीपल से जो ज्यादा होती है अवेयरनेस तो वो ज्यादा मतलब ट्रीज का अवेयरनेस प्लांट से कर भी ज्यादा सकेंगे। बेटा एनर्जीज, और आप फ्रेश हो, राइट, मीन्स यू आर द फ्रेश यस मैम। जनरेशन, तो आप बाकी सारे काम करने के लिए भी रेडी हो, है ना, और इट्स मैम लाइक हमारे दैट। सराउंडिंग में जो भी मैम पेड़ होंगे जैसे कि जो भी उगते हैं मैम उनके साथ हम ध्यान रखेंगे कि उनके साथ वीड्स ना उगे ताकि वो अच्छे से और ग्रो कर सके। और हमारे आसपास में जितने भी पेड़ है उनको हम पानी देंगे। मैम करेक्ट। उनका यहाँ पे देखो केयर मैम भी। क्वेश्चन क्या मैम है बेटा, हाँ क्वेश्चन क्या है कि मेंटेन कैसे करोगे, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको मेंटेन कैसे करोगे, ओके दैट इज द क्वेश्चन। तो केयर। ये सही है, सारे क्वेश्चन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मैम हाउ। मैं बताऊं मैं हाँ हाँ बताऊं बताओ बेटा। मैम मैम यस बेटा। how can you contribute to the maintenance of green wealth of your locality? Make a list of actions to be taken by मैम करेक्ट। जो एक्शन है मैम मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ मैम इन लोकेलिटी मैम मैम हमको उससे फर्स्ट मैम फर्स्ट ऐसा करना चाहिए मैम जितने हो सके मैम उतने प्लांट्स अपने लोकल एरिया में मैम ग्रो करने चाहिए हम्म। मैम। और जो हमको जो प्लांट्स है मैम जो प्लांटेड है मैम उनको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए मैम। और उनको जो सफिशिएंट चीजें चाहिए मैम उसको उसको देनी भी चाहिए अवेलेबल करानी चाहिए। मैम। ये बात जो डिफोरेस्टेशन में ज्यादा क्या आएगा बेटा पॉइंट, डिफोरेस्टेशन में एक पॉइंट आएगा कि पहले तो डिफोरेस्टेशन क्या वो एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। मैम डिफोरेस्टेशन लीड्स टू मैम रिड्यूस रेनफॉल। मैम ओके मैम आपने सेवन, हाँ मैं हाँ बोलो। 7 बोल रहा हूँ। हाँ सेवन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया बेटा, हम इसलिए 8 पे जा रहे थे, ये सही, सारे आपने जो पॉइंट्स बताए सही है। ओके आप मैम तो 8 8 वाला बोलो। हम्म। हाँ मैम जो एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स रिड्यूस रेनफॉल मैम। जो प्लांट्स है मैम मेन मेन यूनिट है मैम जो वाटर साइकिल को एनवायरमेंट में है मैम। करेक्ट। मैम वो डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप करना है मैम। तो स्टॉप मैम जो एब्जॉर्प्शन ऑफ जो वाटर है मैम प्लांट्स के द्वारा मैम तो उसके ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम प्लांट्स। ट्रांसपेरेशन। यस मैम। मैम फिर वेपर है मैम वो प्रॉपरली कलेक्ट हो जाता है मैम एटमॉस्फेयर में मैम। फिर कोई भी प्रॉपर कोई मैम नो प्रॉब्लम मैम कोई भी कंडीशन नहीं होती मैम वो जो जनरेट करते मैम फॉर कूलिंग है मैम। जो गर्मी हो जाती है मैम मैम उसको कूल करने के लिए मैम कोई भी कंडीशन नहीं होती मैम। फिर उसके ऊपर मैम नो ट्रीज टू मैम उसके कोई भी ट्री मैम स्टॉप रेनी क्लाउड्स विच में रिड्यूस हो। मैम थोड़ा सा शॉर्ट में बता दो इसका। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मैम मैम जब हम लोग डिफोरेस्टेशन करते हैं मैम तब मैम डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि लार्ज स्केल में ट्रीज को काटना फॉरेस्ट करेक्ट। को हाँ डिस्ट्रक्ट ये पहले करना। एक्सप्लेन करना जरूरी है बेटा, ओके। जब भी स्टार्ट करो पहले समझाओ कि वो डिफोरेस्टेशन क्या है, ओके यस फिर मैम। स्टार्ट करो। मैम तो मतलब कि पेड़ काटना ऑन अ लार्ज स्केल। मैम करेक्ट। जो पेड़ होते हैं उनका फंक्शन होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करे और ऑक्सीजन को रिलीज करे हमारे लिए ताकि हम है ना सांस ले पाए। नहीं लेकिन आप अगर हम करेक्ट हो लोग रहे हो। हाँ ये सही है, सीधा पॉइंट पे पहले डिफोरेस्टेशन समझाया, अब बारिश का आपके ट्रीज से क्या लेना देना है वो यस समझाओ। मैम वही समझा रहा हूँ मैम। मैम ओके। और वो ऑक्सीजन लेते लेकिन मैम अगर हम पेड़ काटते गए तो मैम हमारे एटमॉस्फेयर मैम में सॉरी कार्बन टू डाइऑक्साइड डिस्टर्ब तो। मैम। मैम वो हाँ बोलो मीत बेटा। है ना मैम कुछ मैम परेशान कर लगी उसका मैम जो होता है मैम जूम का मैम तो उसका डीपी होता है मैम जो भी कहता है मैम उसमें कोई जीआईएफ करके बैठा है। बेटा क्यों आप कर रहे हो, मीट इंटरेस्ट नहीं है आपको।
तो आप बंद कर लो आराम से, वही काम करो मीत। मैम मे आई कंटिन्यू? जस्ट अ सेकंड बेटा। मीत क्या इश्यू एंड आई एम है? सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ मीत क्या इश्यू है बेटा? था कि ग्रो करने का प्लान ज्यादा की ज्यादा। क्या मैम जोक मार रहा है। नहीं मीत क्या मैम, प्रॉब्लम है ऐसे बेटा बोल रहा आपको? था कि हमको प्लांट ज्यादा के ज्यादा और ट्रीज ज्यादा के ज्यादा उगाना था, इसलिए हमको ऑक्सीजन भी मिले और वो जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लोग यूज करे, क्योंकि ठीक है ठीक है। मैम मैं ग्रेट। बोलूं? हाँ बोलो बेटा बोलो। हाँ मैम, तो मैम क्या होगा मैम, तो वो नहीं रहेंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा होंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में और हीट ट्रैप करेगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगा। और ग्लोबल वार्मिंग होगा तो हमारे नेचुरल वाटर साइकिल मैम डिसरप्टेड हो जाएगा। और अगर हमारा नेचुरल वाटर साइकिल डिसरप्ट हुआ तो हमारे रेनफॉल पैटर्न में फुल चेंज आएगा, जिसकी वजह से मैम बारिश का टाइम जो मैम अप्रैल जून से लेके नवंबर तक होता है मैम, वो शिफ्ट होके सितंबर से मैम चालू होगा, जो कि मैम हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होगा। सितंबर से चालू होगा। ओके फाइन, ये हाँ सही है। मैम, मैंने इससे भी देखा शॉर्ट है। में मैं ओनली बता थिंग दूं। इज दैट अभी ऑलरेडी हम वो फेस कर रहे हैं, राइट? बट द ओनली थिंग इज दैट कि जहां पर से डिसर्टेशन स्टार्ट हुआ है, या डिसर्टेशन यानी ये डेजर्ट फॉर्मेशन स्टार्ट, उसी के रीजस के ऊपर ये काम स्टार्ट करो, है ना? तो वहां से क्या होगा, आगे वो बढ़ना भी बंद हो जाएगा। फाइन। और रेनफॉल, यही जरूरत है हमें। क्यों रेनफॉल कैसे ला सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा ट्री उगाओ, और बाकी जो भी आपने बोला वो सही है बेटा। ओके मैम मैं नेक्स्ट नाइन्थ वाला क्वेश्चन। मैम बोलूं? मैम नाइन्थ हाँ वाला बोलो मैम बोलूं? बोलो मैम बोलो। find out about national parks in your state, identify and show their local location on the outline map of India। मैम मैम फिर वो गिरनार फॉरेस्ट मैम जूनागढ़ के साइड डिस्ट्रिक्ट में है करेक्ट। मैम। उसमें एशियंटिक लायंस इज फेमस मैम, वो एशियंटिक लायंस के लिए फेमस है मैम। फिर ब्लैक बक नेशनल पार्क मैम, फिर करेक्ट। भावनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है मैम। मैम हम्म। उसमें पॉपुलेशन ऑफ ब्लैक बग्स है मैम। फिर हम्म। वानसंडा नेशनल पार्क मैम, वो करेक्ट। मैम वालसंड डिस्ट्रिक्ट के नियर जो डांग रीजन है मैम, हम्म। वहाँ का नेशनल पार्क वहाँ पे है मैम। ये पेंटेड फ्रॉक के लिए फेमस है मैम, और जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है मैम फ्रॉक की मैम, वहाँ पे पाई जाती है मैम। फिर लास्ट में करेक्ट। मरीन नेशनल पार्क पार्क मैम। ये पता है गुजरात। हाँ मैम। मैम ये जामनगर के लिए करेक्ट। मैम, जामनगर के नजदीक है मैम। और ये फेमस है मैम उसके एल्गी मैम, कोरल मरीन कोरल कोरस। एल्गी मैम, एंड राइट राइट। मैंग्रोव डाइवर्सिटी के लिए। यस, ये बहुत कम लोगों को पता है, और वही अच्छा है। हमारे पास बहुत ही, यू नो दैट 1500 टू मैम मैं 1600 गया था किलोमीटर यहाँ का पे, कोस्टल रीजन है, राइट? तो हाँ, ये मतलब यस इस मैम। वजह से नहीं, जामनगर में ये मैं बता रही हूँ टूरिस्ट प्लेस के मुताबिक बहुत कम लोगों को ये पता है, और वही अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे बता रहे बेटा। फाइन, मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम इज। क्यों, मैम वो मैं अच्छी बात जामनगर क्यों के, है? वो अच्छी बात ही हुई ना, जितने लोग कम जाएंगे वहां पे उतना नेचर को कम डिस्टर्बेंस होगा ना। हाँ मैं हाँ ना हम उसके जाके फिर पता ही है कि हम क्या करते हैं, मैम है वहाँ ना? पे आजू बाजू में मैं गया था मैम, हम्म। वहाँ के मैम घूमना में तो मैम वहाँ पे ऐसा बोर्ड लगा था मैम, और वे सब लिखा भी राइट। था। मैम ओके मैं मैम मैं तो एक एनिमल्स बार इवन मैम कैन ना नेशनल डिस्टर्ब। पार्क्स में फाइन। गया था, तो उसका पीछे का दरवाजा मैम खुला था ना, तो उधर लिखा था नो पीपल अलाउड फॉर टॉयलेट, ऐसा ओके। लिखा था। ओके आर्मी का यस डर बेटा, लग व्हाट गया अबाउट होगा। यू? हाँ बेटा, आप कुछ बोल रहे थे ना? मैम मैं पंक्ति, अरे दृष्टि। ओके नो फाइन। मैम। Why should paper be saved? मैम कैन आई अगेन? Yes, prepare a list of ways by which you can save the paper, ओके जो हम मैम। अभी कर रहे हैं ना, यस डिजिटल लर्निंग यस के हाँ अलावा। मैम। मैम। जो मैम एक पेन पेपर होता है मैम, मैम वो 17 फुल ग्रोन ट्रीज के बराबर होता है मैम। हम्म। 17 फुल ग्रो ट्रीज मैम चाहिए उसको मैम, वो कट करते हैं मैम तो 1 टन पेपर बनता है मैम। हम्म। मैम जो ये संख्या मैम, इसको रिड्यूस करने के लिए मैम हमको बहुत सारी चीजें मैम उसको फॉलो करना चाहिए मैम। पहला है राइट। तो मैम पेपर को मैम रिसाइकल मैम और रीयूज करना चाहिए मैम। हम्म। दूसरा है मैम वेस्टेज ऑफ पेपर मैम, वो उसको कलेक्ट करके और मैम उसको रिसाइकल करना मैम। और करेक्ट। हमको मैम जो डू नॉट राइट मैम, और ऐसे मैम जो काम काम बिना का मैम लिखते रहते हैं मैम,
वो पेपर पे मैम इन आंसर मैम जो भी हो मैम उसको स्टॉप करना चाहिए मैम, उससे भी वेस्टेज होता है मैम। करेक्ट। मैम फिर हमको डिजिटल और बैंकिंग मैम डिजिटली मैम हमको ज्यादा करना है सही है, बहुत उसके ज्यादा। द्वारा। अच्छा, इससे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे सबसे ज्यादा पेपर यूज होते हैं, राइट? अगर वो पता लग गया तो डेफिनेटली वी कैन फाइंड अदर। एग्जामिनेशंस मैम, यस मैम, एग्जामिनेशंस। एग्जामिनेशन में मैंने एक case एग्जामिनेशंस study बेटा। देखा था मैम। हाँ ये मैम मैम। मैम मैम नो मैम, उससे भी ज्यादा एक जगह में यूज होता है मैम। मैम हमारे जो है ना लीगल सिस्टम है मैम, कोर्ट में, उसमें मैम उससे ना एग्जामिनेशन से मैम 5 करेक्ट गुना ज्यादा पेपर मैम। मतलब ये करेक्ट फॉर्म करेक्ट। भरो, वो फॉर्म भरो, फिर ये लीगल सिस्टम में उधर जाओ, वो फॉर्म भरो, मतलब सही है। इतने पेपर मैम। कम से कम एक साल में इंडिया में लीगल सिस्टम को आपको फॉलो करने के लिए 1% की बात कर रहा हूँ मैम, उसको कम से कम मैम 11 किलो पेपर चाहिए मैम, 11 किलोज ऑफ पेपर मैम। 11 किलो? 11 किलो तो हाँ कम नहीं मैम। हो गया? नो मैम, 11 किलो कम नहीं होगा मैम, बहुत होगा नहीं मैम। होगा वो तो कम? हाँ एस्टिमेटेड है ना मैम, 1 पीपल के लिए मैम, 1 पीपल के लिए सोचे मैम। तो फिर हमारे पूरे भारतीय जनता के लिए कितना सारा मैम पेपर चाहिए एग्जैक्टली, होगा। हाँ एग्जैक्टली। मैम फिर मैं करूँ राइट। कंटिन्यू? हाँ हाँ, करो प्लीज, कंटिन्यू करो। मैम फिर मैम हमको कम्प्लीटली मैम जो पेजेस होते हैं मैम नोटबुक के और मैम फुल स्किप में मैम हम्म उसको क्लास वर्क के होमवर्क होमवर्क के लिए यूज करना है मैम। हम्म और हमको कोई भी पेपर मैम उसको स्पॉइल नहीं करना मैम और वेस्ट नहीं हम्म करना मैम, जो पेज ऑफ हम्म। नोटबुक का होता है। और मैम उसके खाली हमको अपना नाम और उसमें उसके ऑनर कुछ अननेसेसरी और चीजें भी नहीं लिखनी मैम। फिर मैम और हमको हमको है ना मैम, पेपर का दोनों साइड यूज करना चाहिए, एक भी साइड वेस्ट नहीं जाना करेक्ट। चाहिए। जहां तक हो सके वहां तक पेंसिल यूज करो, रब करो, फिर से यूज करो। इज दैट पॉसिबल बेटा? मैम और ऐसा हम मेल करते हैं बस जनरली। मैम एक नो मेन पॉइंट मैम। कर लूं मैम, एक हाँ मेन हमें पेपर को रिसाइकल करना चाहिए मैम क्योंकि जो करेक्ट। मैम हाँ, जो ये टेक्स्ट ज्यादा बुक्स होती है इम्पोर्टेंट है। मैम मैम जो और टेक्स्ट क्योंकि ना वो मैम मैं बोलूं हाँ हाँ, बोलो बोलो बेटा, बोलो। मैम, हमें रिसाइकल करना चाहिए पेपर को क्योंकि जो नया पेपर बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी रिसाइकल करने से ज्यादा यूज होती है, और रिसाइकल करेंगे तो हाफ एनर्जी यूज होगी, वाटर और वो सब करेक्ट लगेगा। करेक्ट। हाँ मैम फिर मैं मैम बोलूं एक चीज शेयर मैम। कर मैम सकता हूँ मैम। मेरे को एक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा बोलो। मैम। फिर जो मैम टेक्स्ट बुक होता है मैम वो टेक्स्ट बुक में जो उसके सीनियर्स होते हैं मैम उनको अपने जूनियर स्टूडेंट्स को दे देनी चाहिए मैम, कि हम सिक्स्थ में है मैम। मैम तो मैम जो हमारे जो 7th वाले मैम उनको अपनी बुक्स मैम 6th वालों को देनी चाहिए मैम। फिर हाँ, वो एंड ये ऑफ सही आइडिया था। ओके, ये बहुत ही सही है बेटा। फाइन, मैम ये पैसे जनरली की भी बुक्स आगे, बचत होगी मैम। पैसों की भी बचत होगी। और ये आई थिंक विद्यादान जैसा कोई दान हो ही नहीं सकता है ना, अगर हम फॉरवर्ड कर रहे। अगर फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे, ये बेस्ट चीज होगी अगर बिना पैसे के आप कर रहे हो। बट वो भी बेस्ट चीज होगी कि फिर से इसको यूज करना, ठीक है, फिर से उसी को यूज करना। करेक्ट करेक्ट, यू आर राइट। हाँ मैम मैं एक चीज शेयर कर ये सकता हूँ नेक्स्ट, यस बेटा, यस यू कैन। मैम। जापान में ना मैम ऐसा एक पेपर इन्वेंट हुआ है, सपोज मैम स्टूडेंट उस पे लिखते हैं ना मैम, पूरा पेपर भर जाते हैं और है ना उनका उससे काम खत्म हो जाता है, कोई जरूरत नहीं है। वो मैम एक एरिया है जहाँ पे वो उनको सिर्फ है ना अपने पेरेंट्स के साथ जाना है एलोडे, वहां पे जाके ना मैम वो उस पेपर को प्लांट करेंगे ना मैम, उसमें से अपने आप मैम ट्री उगेगा मैम, क्योंकि वो मैम हाँ, ऐसा सीड्स वाले, पेपर होता है सीड्स वाले मैम, जैसे अपने हमारे यहाँ आप पे मैम tree पेंसिल्स उगेगा। होती है, ठीक है। हाँ मैम। कंफ्यूज हो गया हाँ हाँ, बोलो बेटा, बोलो। मैम। फिर वो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया मैम। मैं थोड़ा ऑब्जेक्टिव बाकी है हमारा। बाकी है। मैं थोड़ा लेट हो चलो, गया नेक्स्ट इज मैम। क्वेश्चन नंबर रिप्रोडक्शन 1 स्टार्ट फिल इन द करना है। ब्लैंक्स। ये वाला हम बाद में कर लेंगे, ये पजल वाला, ठीक है। पजल इधर। पहले ले लेते हैं आंसर इन ब्रीफ। सो व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? मैम तो मैम है वी शुड बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, क्योंकि इट्स नॉट ओनली वन थिंग। ओके, इट्स नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, इट्स नॉट अबाउट ओनली ह्यूमन बीइंग। बायोडाइवर्सिटी इज नेसेसरी, जैसे आपने फूड चेन बताया था, वैसे ही जितने भी यहाँ पे इस प्लेनेट पे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनको मेंटेन करना जरूरी है, राइट? मैम मैं ताकि थोड़ा वो, सा मैम मैं इसको डिटेल फॉर्म में बोलूं? कोई एक बोलो बेटा, कोई एक ही बोलो, फिर हाँ नेक्स्ट मैम। क्वेश्चन है वो कोई दूसरा बोलेगा, मैम ठीक है। we should conserve biodiversity मैम, because मैम to prevent to prevent the species becoming extinct and एक्सट्रीम। and also to maintain the food chain and food web, I mean the food web of ecosystem.
करेक्ट, यहाँ पे इकोसिस्टम वर्ड आ जाना चाहिए, एनवायरमेंटल चेन भी आ जाना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ फूड चेन की बात नहीं कर रहे, राइट। सारे एनवायरमेंट का मतलब है सारे बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स दोनों आ जाएंगे। बायोटिक फैक्टर यानी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एबायोटिक यानी एनवायरमेंटल लिविंग फैक्टर। ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हाँ चलो फिर। मैम अब मैं बोलूं नेक्स्ट वाला? बोलो बेटा। यस मैम। मैम वी शुड प्रोटेक्ट मैम ऐसा बोलेंगे कि प्रोटेक्ट फॉरेस्ट आर नॉट प्रोटेक्टेड कंप्लीटली बिकॉज द पीपल हु लिव्स नियर और एडजेसेंट टू द फॉरेस्ट use the resources of the forest. They in this process they kill the animals of the forest and sell them for and they get an handsome amount. And not only animals, they take out animal skins and does smuggling of that, and also uses the resources of the forest and disturbs in the life of the animals. It's not इसको only मैं animal short में skin बोल but दूं? so many of those products, right? हम पूरा डिस्कस, हाँ बोलो। Ma'am, people living in the neighborhood, ma'am, encroach upon them and ma'am destroyed them. ओके, राइट। मैम मेरा चांस है, मैम थर्ड वाला मेरा चांस है। हाँ ओके, Ma'am, बाकी can I किसी को आंसर next? नहीं करना है बेटा? नहीं Ma'am, मैं बाकी नहीं can I करना। next? नहीं कर रहे हो? Ma'am, can I? हाँ बेटा प्लीज। Yes, ma'am. Some tribals Tribals. depend upon jungle because हाँ as we know that tribals need food, fruits, and water to eat. So they cut fruits from trees and take water from the jungle of from lake of jungle. So करेक्ट, at that time they depend upon jungle. यस इट Their मींस कि livelihood is उनकी लाइफ depending एसेंशियल, upon forest. सही है बेटा, करेक्ट करेक्ट। उनकी जितने भी लाइफ एसेंशियल थिंग्स है वो सारी उनको कहाँ से मिलती है? मोस्टली उनको फॉरेस्ट से ही मिलती है। वो सारे एग्जांपल्स लिखोगी कौन कौन से है, एंड देन एक्सप्लेन इट, फाइन। फिर मैम ये नेक्स्ट वाला मैं बोलूं? मैम मेरा डेटा चांस बुक था, वाला मैम मैम मेरा मेरे को ऑलरेडी दे दो हमने ना। डिस्कस किया है डिफोरेस्टेशन, तो हम फिर से वैसे भी डिस्कस नहीं करने वाले। हाँ मैम रेड तो बुक नेक्स्ट वाला। मैम क्वेश्चन रेड पे डेटा मैम केक मेरा वाला मैं चांस दूं? है, मैम मैम मेरा चांस है, मैम मेरा चांस है, बेटा मैम रुक जाओ। मैम पंक्ति। पंक्ति आप बोलो बेटा। Yes, ma'am. Red Data Book is the source of book which keeps a record of all the endangered animals and plants. Red Data Book is maintained internationally by an organization. India also maintains Red Data Book for plants and animals found in India. करेक्ट, मैम मेरी Fine. चांस। मैम अब नेक्स्ट यहाँ वाला पे मैम मैं मेरा, बोलूं? मैम मैंने एक ही बोला है। मैम मैंने भी सिर्फ एक ही बोला है। बस मैम कर आप दो। बोलिए, मैम आप बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय आप बताओ बेटा, देन दैविक, फिर तीर्थ, टर्न बाय टर्न। मैंने जैसे नाम बताया, जय आप नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर तीर्थ, दैविक, फिर तीर्थ, मैम तीर्थ फाइन, का हो गया, और फिर दृष्टि। तीर्थ का हो गया। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म माइग्रेशन? नॉर्मली माइग्रेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना, शिफ्ट करना, लोकेट करना फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि उस जगह पे वेदर कंडीशन क्योंकि मैम उसके मैम क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर अच्छे ना हो उनके हैबिटेट के लिए मैम, तो फिर वो माइग्रेट करते हैं और जैसे ही वो क्लाइमेट फिर चला से जाता है वापस आ जाते हैं। राइट, वहां पे एग्जांपल लिख दो कोई भी, ठीक है बेटा। मैम ओके, देन लायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम हमारे पास पैसेंजर पिजियन। मैम पैसेंजर पिजियन। मैम राइट, इट्स नॉट ओनली पैसेंजर पिजियन, बहुत सारे बर्ड्स की एग्जांपल हम ले सकते हैं, सारे एनिमल्स के, इवन अंडर वाटर भी ले सकते हैं, ऑन द लैंड भी ले मैम सकते हैं, ऑन द एयर भी ले सकते क्योंकि ना मैम वो लोग नर्मदा नदी में हर साल आते हैं मैम, गर्मी के सीजन में। मैम हैं। नॉट सरोवर इज द बेस्ट ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं। अ मैम, प्लेस मेरे वेयर को एक एनिमल्स चीज आर बोलनी है। प्रोटेक्टेड, मैम कहाँ पे प्रोटेक्ट होते हैं? मैम सेंचुरी। Wildlife Sanctuary. मैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। National park. ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज एंडेमिक एंडेमिक स्पीशीज। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई क्लाइमेटिक फार चेंजेस। अवे, मैम राइट। मेरे को एक चीज Differentiate- बोलनी है। मैम मेरे अच्छा को वेट, नहीं कुछ कोई नहीं बोलेगा, एक मिनट रुको, मैं आंसर सबको नहीं बोला, आंसर नहीं बोलना मेरे को, खाली एक चीज बोलनी है। मैम मेरे को डिफरेंस बिटवीन देना है मैम, फ्लोरा फौना का मेरे को। ठीक है, हो गया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। अब वाइल्ड लाइफ है वो लिमिटेड एरिया और किसी लिमिटेड एनिमल के साथ ही लिमिटेड है ना। सेंचुरी वाइल्ड लाइफ यानी वाइल्ड एनिमल्स, बट बायोस्फीयर यानी क्या? स्फीयर यानी हमारा प्लेनेट, एंड बायो यानी उसके ऊपर जितनी भी चीजें हैं जो लिविंग प्लांट्स है एंड एनिमल्स। उन सबके बारे में बायोस्फीयर रिजर्व है ना, उन सबके बारे में बात कर रहे हैं। कोई एक स्पेसिफिक एरिया पे हम फोकस नहीं कर रहे,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो हो सकता है किसी गुजरात की एक ही जगह की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बट अगर हम बायोस्फीयर बोल रहे हैं तो पूरा का पूरा प्लेनेट की बात कर रहे हैं। वहां पे एग्जांपल दे दो कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है और कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। मैम जू एंड वाइल्ड नेशनल लाइफ में जंगल। मैम जू इसका है मैं जो दूं? आर्टिफिशियली हाँ बोलो। कह रहा है हाँ मैम, मैम जो जू होता है मैम, वो मैम है ना एक पब्लिक एग्जीबिशन के लिए होता है जहाँ पे मैम एनिमल्स को एक आर्टिफिशियल हैबिटेट दिया जाता है। और Correct. मैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो होता है मैम जो कि मैम है ना बायोस्फीयर जैसा ही होता है, लेकिन बायोस्फीयर से बहुत छोटा होता है, जहाँ पे है ना मैम एनिमल्स को क्या बोलते हैं मैम प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है ताकि कोई उनको हंटिंग या फिर पोचिंग ना कर सके। Correct, correct, correct. और मैम और उनको मैम ऐसा मतलब कंडीशन सराउंडिंग दिया जाता है ताकि लगे कि हाँ वो लोग फॉरेस्ट में ही हैं, और Correct. उनके ब्रीडिंग के कंडीशंस को ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड किया जाता है। राइट बेटा, राइट, करेक्ट है। राइट, अब एंडेंजर और एक्सटिंक्ट को तो समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी समझ चुके हैं, है ना। एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट जो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है और जो अभी उस लिस्ट में है Extinct. खत्म मैम मेरी होने वाले चांस है, हैं, राइट। मैम मेरी अब चांस। फ्लोरा एंड फोना। मैंने बोला। हाँ ठीक है, बोलो। हाँ मैम फ्लोरा में मतलब ऑल द मैम प्लांट स्पीसीज होती है मैम, पर्टिकुलर में होती है मैम हैबिट में, मैम उसको फ्लोरा बोलते हैं मैम ऑफ दैट एरिया। मैम पहले फ्लोरा के बोल जाता हूँ सारे, ठीक है। मैम फिर मैम ग्रीनरी मैम अर्थ मैम इज ड्यू टू ऑफ मैम फ्लोरा मैम द मैम मेंबर्स ऑफ फ्लोरा आर एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस मैम एंड एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर। मैम एग्जांपल आर मैम सेल, टिक, मैंगो, जामुन एक्सेट्रा आर देयर फ्लोरा। मैम फौना ऑल द एनिमल्स मैम सारे एनिमल स्पीशीज मैम मैम फाउंड इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, मैम इसको बोलते हैं मैम फौना ऑफ दैट एरिया। मैम मेंबर्स ऑफ फौना आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैम डिपेंड ऑन फ्लोरा मैम फॉर द फूड रिक्वायरमेंट। मैम जो मेंबर्स ऑफ फौना मैम आर not able to perform photosynthesis मैम and not able to absorb CO2 from the atmosphere। मैम एग्जांपल है मैम ब्लू बुल, मैम बार्किंग डियर, मैम चीतल, वाइल्ड डॉग, चीमकारा एक्सेट्रा फोन। नीलगाय। मैम नीलगाय तो मेरे घर के सामने आके चली जाती है। मैम कहाँ पे, कौन से एरिया में रहते हो? मैम ये देखो मेरे बाहर पूरा फॉरेस्ट दिखाओ, ये देखो आप पूरा कौन से एरिया में रहते हो बेटा, ये बताओ। फॉरेस्टेड एरिया में। अरे बट एरिया का नाम होगा ना। मैम मोटेरा में ही रहता हूँ मैम, पर विलेज साइड में। ठीक है, पूरा मैम यहाँ पे नीलगाय निकल के आती है, कभी कभी तो सोसाइटी में सांप दिख जाता है। गांधीनगर और इस साइड पे आप जाओगे ना, चांदखेड़ा, मोटेरा, उस साइड पे जनरली वो कॉमन है, उस साइड बाहर सांप आ जाता है मैम, इतना बड़ा बड़ा। मैम एक बार हमारे सोसाइटी में सांप आ गया था मैम। ठीक है, डन। मैम मैंने फिर आपने एक वीडियो देखा मैम, नीलगाय ने मैम पूरी एक वैगनआर को डिस्ट्रॉय कर दिया था मैम। खाली मैम 2 नीलगाय मैम झगड़ रही थी मैम, हम खाली एक नीलगाय ना मैम पीछे से मैम गाड़ी के मैम गिरी, मैम पूरी गाड़ी का सत्यानाश हो गया। पॉसिबिलिटी है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है ना। ओके ओके, अब कोई नहीं बोलेगा, फाइन, म्यूट कर लो खुद को प्लीज। now we are having only few things left, and that is related to what we'll start with. First of all, discuss the effects of deforestation. तो वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर क्या होगी, उनका हैबिटेट चला जाएगा। एनवायरमेंट के ऊपर क्या होगी, पूरी की पूरी साइकिल चेंज हो जाएगी। विलेजेस के ऊपर क्या होगी, क्योंकि वो उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, फार्मिंग भी वहीं से होता है, तो वहां पर वो कोई भी चीज उनके लिए सर्वाइव करने के लिए नहीं रहेगी। सिटीज की इफेक्ट क्या होगी, हमें वो सारा सीजनल इफेक्ट दिखेगी। अर्थ के ऊपर पूरा का पूरा वेदर, क्लाइमेटिक कंडीशन, ज्योग्राफिकल कंडीशन के ऊपर वो इफेक्ट देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन पे क्या होगी, वो बहुत सारी स्पीसीज देख नहीं पाएंगे, और हो सकता है कि वो ऐसे एनवायरमेंट में रहने पड़े उनको कि जो पहले कभी नहीं था। ठीक है, now what will happen if we go on cutting the trees? You know that how we are going to live without trees? We cannot even imagine, क्योंकि वो लंग्स है हमारे सिस्टम के, वो सबसे पहला और इनफ ऑप्शन है ना, ये समझने के लिए कि अगर हम उसको काट देंगे तो क्या होगा। फिर पूरा लिस्ट आप जितना चाहो लिखो, ट्रीज के बारे में हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब, अगर डिस्टर्ब किया तो उनके लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। सबसे पहला चीज वहां पे क्या होगी कि वो सिटी एरिया में
आ जाएंगे, है ना, क्योंकि हमने फॉरेस्ट बचा के ही नहीं रखे। सिटी एरिया में आ जाएंगे, फिर हमें उनको डालना पड़ेगा जू में, और जू में उनकी लाइफ स्पान कम हो जाती है क्योंकि वो नेचुरल हैबिटेट नहीं है। इनडायरेक्टली हम उसको इफेक्ट कर रहे हैं, राइट। टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज एक्सपोज्ड, अगर वो टॉप लेयर सॉइल है अगर वो एक्सपोज हो जाएगी तो क्या होगा, अगर ज्यादा डायरेक्टली अगर सनलाइट के एक्सपोजर में है तो वो ड्राई आउट हो जाएगी, राइट। सूखा, वी वर डिस्कसिंग दैट ड्राउट। अगर वो नहीं है, डेफिनेटली अगर प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर प्रेजेंट है, सो फाइन, इट्स गोइंग टू मॉइस्चराइज ऑल द लेयर ऑफ सॉइल, राइट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब अगर कोई क्वेश्चन हो इस चैप्टर के रिलेटेड आप डिस्कस कर सकते हो। ये पजल जो है अगर समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, अदरवाइज पजल को हम रहने देते हैं, फाइन। We are going to start with our next chapter and that is reproduction in case of animals. ऑलरेडी आप वहां पे प्लांट्स का रिप्रोडक्शन स्टडी कर चुके हो, तो आपको बेसिक आइडिया है कि रिप्रोडक्शन क्या है, एटलीस्ट रिप्रोडक्शन क्या है वो तो पता ही है, राइट। रिप्रोड्यूस, वी आर प्रोड्यूसिंग समथिंग वंस अगेन, राइट। सो व्हाट इज इट, रिप्रोडक्शन। ओके, अगर कोई भी क्वेश्चन हो चैट बॉक्स में लिखो अभी, आई विल टेक ऑल द क्वेश्चंस टुगेदर बेटा। रुद्र, इज इट क्लियर? अगर इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, यू आर हैविंग 5 मिनट्स, 5 मिनट ले लो, पूरा का पूरा चैप्टर गो थ्रू करो। अगर कोई भी डाउट है चैट बॉक्स में लिखो, सारे क्वेश्चन एक साथ मैं आपको अनम्यूट कर लूंगी और आप पूछ सकते हो इस चैप्टर के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो। हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो सागनिक, लिखो वो क्वेश्चन वहां पे लिखो बेटा। ठीक है रुद्र। हाँ मैम फर्स्ट में एक्सटिंक्ट है मैम, राइट हैंड साइड में मैम एक्सटिंक्ट आएगा मैम। पहले क्वेश्चन पढ़ो बेटा, ठीक है, फिर बोलो। मैम डाउन में स्पीशीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन मैम, फर्स्ट मैम एंडेंजर्ड मैम, फिर सेकंड मैम डाउन में अ बुक कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एंडेंजर्ड स्पीशीज मैम, उसको रेड डेटा बुक मैम। फिर फिफ्थ में मैम कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन मैम, उसको डेजर्ट्स मैम। फिर अक्रॉस में मैम 1 में स्पीशीज विच हैव वैनिश्ड मैम, एक्सटिंक्ट मैम, स्पीशीज फाउंड ओनली इन अ particular habit मैम, endemic variety of मैम, fourth variety of plants, animals and microorganisms found in an area मैम, biodiversity। Correct, right. Okay, so beta, why the amoeba is changing its shape? Because it's not consisting of any legs or locomotory organ. Locomotory यानी उसको एक जगह से मूव करना हो दूसरी जगह पे, तो उसके पास कोई लोकोमोशन यानी मूव करने के लिए कोई ऑर्गन नहीं है। तो उसके पास वो कौन सा ऑर्गन है, शिडोपोडिया। उसके शिडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट, शिडो यानी फॉल्स, जो सच्चे नहीं है, और पोडिया मतलब क्या, फीट। हमारे पास सच्चे फीट है, इससे हम चल सकते हैं, उनके पास सच्चे फीट नहीं, जब चाहे तब वो उसको फीट बना लेंगे और आगे मूव करेंगे, इसलिए। ठीक है, फाइन, कोई क्वेश्चन नहीं है मतलब, राइट, इस चैप्टर के रिलेटेड। फाइन, सो विल कंटिन्यू विद द इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर रिप्रोडक्शन। हाउ मेनी पोर्शंस और पार्ट्स वी आर गोइंग टू स्टडी। Reproduction is important process to balance and maintain the numbers of species in this world, right? So it's important process. Now, yes, nucleolus is if we are having nucleus present inside a cell. Similarly, nucleus is also consisting of one organelle or structure, central portion, that is nucleolus. In this nucleolus, our chromosomes are present. Chromosomes are consisting of our DNA. And DNAs are made up of genes. फाइन, यहां तक रखो वरना वो ज्यादा हो जाएगा फिर। ओके, लास्ट इज जीन। जीन लास्ट है, उसके बाद आगे हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे एटम के आगे हम कुछ डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर हेरिडिटरी यूनिट, या हमारी आंखों का कलर, या हम ऐसे क्यों है या वैसे क्यों है, हर एक चीज रिलेटेड जो हमारे बॉडी के है वो दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द जीन। अगर हम उस जीन को डिकोड कर ले, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है बहुत सारे एनिमल्स का, ह्यूमन बींग्स का, देन वी कैन आइडेंटिफाई कि फ्यूचर में इवन कौन से डिजीज होने वाले, वहां तक पता लगा सकते हैं, ठीक है। फाइन, नाउ रुद्र, हाँ डाउट लिखो बेटा वहां पे, DOUBT। ओके,
Tomorrow you are going to write it. Fine, no issue. Introduction से start करते हैं. पहले तो ये important समझते हो ना reproduction का, right? Species को आगे बढ़ाने के लिए generation to generation. और कितने parts में हम divide करने वाले हैं? 2 parts. Mainly female reproductive system and male reproductive system. And same thing that you already studied that in plants. Sexual reproduction, asexual reproduction. दोनों देखेंगे अब, ठीक है? But animals में. We'll start with introduction first. Organisms aren't immortal. They eventually die. So who will make sure that organisms will still exist in nature? A simple and efficient system in us makes sure that the species will be perpetuated. That is, continued in nature even after we die. Means वो continue करेगी आगे तक, generation to generation, है ना? Extinct इसलिए हमने पहले देखा, endangered भी देखा. अगर उसके बाद उसकी कोई generation ही नहीं बचेगी तो वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? Extinct, जो अभी यहाँ पे actual में present नहीं है. Okay. I am referring to the reproduction system in us. And not only us, but the system in all the animals, plants, and the lower unicellular organisms is extremely important. It makes sure of the continuation of species. So where do we begin? We need to first understand the process of reproduction. It is important for us to know how exactly this process of reproduction is carried out. So let us begin with learning about the process of reproduction in this video. How will we define the process in simplest words? Let us divide the word itself. The word re means again and production means making. So can we define the process as making something again? Absolutely. And what is being made here? Of course, the organisms. Now you may say that the newborn babies are not exactly the same like parents. So how can we say again? Well, it is not the same organism, but it is the same species. A mango tree gives rise to a mango tree, while a cat gives birth to kittens. So this is what we mean by reproduction, producing the same species every time. So now the next question that pops up in our mind is that will all the organisms reproduce in the same manner? Will unicellular bacteria and huge whales reproduce in a similar way? Absolutely not. If there are several differences in the body structures and other life processes of all organisms, then how can the reproduction pattern be the same? This gets us to the two major types of reproduction patterns. The first type is followed by the unicellular organisms. Now, since it is just one single cell that carries out... means one cell, right? And multi means more than one cell, right? Just write it down. Give me 2 minutes, beta. Just give me 2 minutes. I'll be there.
Okay, coming back to that point once again. Without all the activities, it is obvious that even reproduction will be done by the same tiny creature. So this type is the asexual reproduction. In this type, no specialized cells called the sex cells or the gametes will be produced inside the body. The single cell will divide in two to form daughter cells, and it is done. On the other hand, in case of multicellular organisms, the body has specialized cells called the gametes which fuse to form the new individual. Such type is referred to as the sexual reproduction. We will learn about the first type, that is the asexual reproduction, in the upcoming. Asexual and sexual reproduction, you already studied it in 7th standard. Asexual means, A means absence. Absence of what? Absence of one of the parent. Okay, and sexual reproduction means both of the parents are involving in that reproduction. Okay, so you know that what is asexual reproduction and sexual reproduction. In case of asexual reproduction, we are going to see few of those examples, and same for sexual one, right? This was the introduction about this chapter, right? Then we'll start with first portion. We need to understand, before we'll go for their fertilization, we need to understand what? We need to first understand one thing, and that is the system, है ना? Directly हम digestive process कैसे होती है वो नहीं देखते, पहले कौन कौन सी organs होगी, कौन सी system कैसे बनी है वो हम देखेंगे, फिर जाके हमें समझ में आएगा कि system का function क्या है, तब हम वो process समझ पाएंगे, right? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल है, अगर स्टमक का फंक्शन ही नहीं पता, स्टमक कहाँ पे प्रेजेंट है वो ही नहीं पता, और या फिर बोल सकते हैं कि स्टमक इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, अगर वो ही नहीं पता तो क्या हम कुछ डिसाइड कर पाएंगे? क्या हम वो प्रोसेस समझ पाएंगे कि डाइजेशन क्या है? हमें ये नहीं पता कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है, लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ है, सो वी कैन नॉट फाइंड इट आउट, है ना? पूरी सिस्टम हम नहीं समझ पाएंगे माउथ से लेके एनस तक, राइट? तो सेम वैसा है यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझने के लिए reproductive organs and reproductive parts समझने पड़ेंगे, then we can understand what? The process of whether it's a sexual reproduction or whether it's a asexual reproduction, right? Is it clear? So modes of reproduction, now you know that modes यानी कितने टाइप के, कितने तरीके से reproduction और reproduction की process है, right? Sexual reproduction and asexual reproduction. We will start with sexual reproduction first, then it will be followed by asexual reproduction, right? Asexual reproduction में हम सबसे पहले एक तो एग्जांपल देखेंगे in case of amoeba, जो हमने ऑलरेडी देख लिया, right? Amoeba, then it will be followed by hydra, fission, ये एग्जांपल्स देखेंगे, ये दो कॉमन एग्जांपल है। और फिर देखिए जो कि कंप्लीटली आउट ऑफ दिस बॉक्स है और सिलेबस है, जो एक्चुअली हम ह्यूमन बीइंग ने नया एक तरीका डेवलप किया है, ठीक है, क्लोनिंग का या फिर रिकॉम्बिनेशन का, राइट? रिकॉम्बिनेशन यानी जनरली हम क्या करते हैं, हमने प्लांट्स के केस में शायद डिस्कस, ओके लास्ट पेज में आप नहीं थे, सो प्लांट के केस में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास दो वेराइटी के टोमेटो प्लांट्स है, ठीक है टोमेटो प्लांट्स है, फाइन, बट वो दो वेराइटी के है, एक प्लांट है जो कि उसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है वो टोमेटो की, है ना, यानी वो जल्दी नहीं बिगड़ेगा, या फिर उसकी क्वालिटी ऐसी है कि उसके जो फ्रूट है वो जल्दी डीके नहीं होते, है ना, बिगड़ते नहीं है, या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप उसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पे, या फिर ये समझ लो कि उसकी क्वालिटी कंपेयर टू ए वाले की क्वालिटी बी से ज्यादा अच्छी है, और बी वाले में एक फैक्टर ज्यादा अच्छा है कि उसका प्लांट है वो किसी इंसेक्ट से अफेक्ट नहीं हो रहा है ना, कोई इंसेक्ट अगर वहीं पे जाके उसको खराब नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की जो अच्छी क्वालिटीज है वो निकाल के उनको कंबाइन करें, है ना, दिस इज द फैक्ट। Do you think so it's going to work, or do you think so it should happen with nature? Should we play it with nature, or we should consider only whatever naturally available? है ना, यही देखेंगे हम, ये एग्जांपल्स में देखेंगे, फाइन। सो सबसे पहले जैसे हमने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्टडी किया था डाइजेशन में, वैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके कौन से पार्ट से वो स्टडी करेंगे, फिर उसके प्रोसेस स्टडी करेंगे, वो कंप्लीट होने पर फिर आ जाएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, या फिर बाकी ऑर्गेनिज्म में कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि सेक्सुअल एसेक्सुअल ही हो, जैसे प्लांट्स में आपने देखा था एलोवेरा, उसको कट करके आप दूसरे पॉट में लगाओगे
सेम ही मनी वेल के साथ, है ना, मनी प्लांट के साथ कट करके दूसरे पॉट में लगाओगे, वहीं से वो नया जनरेट होना स्टार्ट कर देगा, राइट? यस और नो? ओके, तो ये पूरा स्टडी करेंगे। हाँ, बडिंग भी एग्जांपल है, फ्यूजन भी है, फिजन वाला एग्जांपल है, एंड डिवीजन है, फाइन। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। उसमें कोई डाउट है बेटा? ये सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई डाउट है? मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, इसलिए मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रही हूँ नेक्स्ट टॉपिक को, है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके ओके, अगर हम एनिमल के टर्म्स में देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी क्या? वी आर गोइंग टू सी दैट फीमेल, yes beta, just give me a moment, you can write down your question in chat box. Okay, Rudra, that reproductive parts of animals also produces gametes. Gametes यानी क्या? रिप्रोडक्टिव सेल या फिर सेक्स सेल्स। हमारे पास तीन वर्ड्स है, एक तो है रिप्रोडक्टिव सेल, सेक्स सेल्स, एंड थर्ड है गैमेटिक सेल। Gametes are only responsible for reproduction, they are not going to involve in any other function, है ना। अगर स्टमक है तो वो डाइजेशन में ही हेल्प करेगा, वो सर्कुलेटरी सिस्टम में जाके ब्लड सप्लाई नहीं करेगा, है ना, वो फंक्शन नहीं करेगा नर्वस सिस्टम में जाके। सबके अपने अपने फंक्शन है, उसमें से ये एक फंक्शन है, ये एक ही सिस्टम है जो जेंडर में डिवाइड करती है मेल एंड फीमेल। बाकी सारे सिस्टम कैसे है? सारे सिस्टम सेम है, whether it's a male or female. Just because we need to just maintain that male and female ratio in the nature, we are having this genders, two genders आते हैं, right? और वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो अलग, फाइन। तो यहाँ पे उसके सेल्स भी अलग हो गए, उसके ऑर्गन्स भी अलग हो गए। कैन वी से दैट? हाँ या ना? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से स्टार्ट करते हैं एंड देन विल फॉलोड बाय फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फाइन। फिर आएगी प्रोसेस फर्टिलाइजेशन, ओके। If you keenly observe, every kid has characters taken from the parents. Yes, characters from both mom and dad. Have you ever wondered why this happens? Why do we find random characters in the kids which belong to the same parents? In simple language, we can say that it is because of the sexual reproduction in organisms. Yes, although the logical reasoning can be provided by genetics, we will not really get into the details of it. We will once again. Do you remember what it was? Let me help you. Sexual reproduction is the type of reproduction which involves fusion of gametes to give rise to new individual. Okay, fusion of gametes. What kind of gametes? Gametes means cells. We just discussed, right? Cells from female side and from male side will fuse together and will form first cell. Okay, we were only one cell structure at the time of that fusion. Okay, and that cell will further divide, and right now we are multicellular body, right? So this is what fusion of gametes. Two gametes, male gamete and female gamete, will give rise to one cell structure, and that one cell structure is known as zygote. वो चाहे एनिमल की बात कर रहे हो प्लांट की, पहला जो सेल फॉर्म होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विद द हेल्प ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, वो सबसे पहला सेल क्या कहलाता है? zygote. Okay, this zygote will develop into embryo. Embryo यानी developing newborn.
वो चाहे प्लांट हो सकता है यानी उसके सीड्स हो सकते हैं प्लांट के केस में, और एनिमल्स के केस में जो न्यूबॉर्न बेबी है वो डेवलप हो रहा है, यानी एट द टाइम यू कैन नॉट आइडेंटिफाई, यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई दैट दिस इज द स्टेज, ये हेंस है और द लेग्स है, राइट, या फिर कोई दूसरा एनिमल है तो वो पार्ट्स, राइट, सो वो हो जाएगा एम्ब्रियो, एंड फर्दर दैट एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू different organs and full body, right? It's the longest process and it's a very unique Now, process, here the okay? term fusion of gametes is the answer to our question. Why is that so? This is because if we say that the zygote is formed with a fusion of gametes, then it means the newly formed individual will have a blend of characters. Thus, in order to learn sexual reproduction, we need to understand Something like you are having two colors. If you are going to mix them, you are going to get third color, right? So the same thing is here. You are going to combine two of them, you are going to get the third new version of it. the gametes first. Gametes are sex cells and are different in both males and females. Do you know what they are called? Yes, we have come across these terms. The male gamete is called sperm, while the female gamete is called ovum. Okay, so two female gamete and male gamete. Male gamete is known as sperm and female gamete is known as ovum. Ovum, or we are going to see that ovary also, but cell is specifically ovum. Okay, we are going to study their structure of ovum and structure of sperm first, and then we'll continue. Those are the gamete cells, gametic cell. After that, we are having Rudra, yes. That we will discuss better later on. Yes, correct. Sagnik. Fine. In order to study them, we first need to take a glance at the reproductive systems. Okay, reproductive system, we are going to see, first of all, that continue with the structure. Okay, we are going to compare, but one more important thing, that is gametic cell, that we are going to study in next session. But right now we need to understand this system. This will give us an idea of how the gametes are produced. So in this video, let us learn about the male reproductive system. First of all, we'll start To begin with with, reproductive we system. take a look at the location where the sperms are exactly produced. These oval-shaped structures on either side are the ones we are referring to. The single structure is called testis, while the pair is called testes. Okay, one pair of testes and one pair means two in numbers. Okay, either side of. Or simply a pair of testicles. Now, these are an important part of the system and need to be protected, right? So we have a covering of skin over it. This forms a bag-like structure, and do we have a name for it? Yes, the bag-like structure is called the scrotum. Scrotum is going to protect testis because testis is a delicate organ and it is consisting of what? Male reproductive cells, sperms. It's going to generate. We are going to see that exactly how. So the scrotum is the pouch which contains the testis. Now the sperms produced will have to travel in order to reach the Once female this sperm body. is generate here, it's So going to who will come make in sure that the tube-like channel. sperms are carried outside the testes? This tube is known as This responsibility is taken up by the mass of coils that we can see here. This is called the epididymis and the pair is called the epididymides. epididymis, means this sperm we need to transfer further, right? So how we can transfer? It's not attached with directly this tube-like channel. So here you will find out that one more covering which is in contact with the tube-like channel, that is epididymis. The mass then carries the sperms to this single connecting Further long sperms coil. will transfer to the This is called the vas deferens. vasa deferens. Where will the Vasa deferens are tube-like channel which will further pass on from testis, those sperm to epididymis, and epididymis to the next part of that male reproductive deferens system. carried further? Directly outside the body? No, they will carry it into something called as the ejaculatory ducts. First, it will But- goes to the ejaculatory. Ejaculation means, you know that ejaculation means if you are going to take that example of injection, we are ejaculating that whatever medicine is there inside our body, right? Same thing, this ejaculatory duct will eject that sperm further in this portion. Where does the ejaculatory duct head to? This ejaculatory duct means what? It's something like our arteries and vessels only. But we cannot use the same word artery and vessels, so we are using that word duct. Okay? It It's heads to a related specifically to our reproductive system. destination where the sperms get mixed with the nourishing fluid.
Now Wait a second. sperms will mix What up kind of with fluid? the nourishing fluid. Why? Because it's going to pass from that male body to the female body. So if it's going to dry out, these sperms are then further not in use. It cannot fuse. Even if it's going to fuse with that female ovum, then it's not going to fertilize. There are so many cases that we can discuss, but right now these sperms are going to moisturize with the help of one liquid. Are we referring to? And why is it needed here? Basically, the sperms need nourishment to survive. Also, they need to be protected from acidic conditions coming their way. Okay, because they are going to leave that male body and will enter inside the female body. So inside female body, whatever that condition is there, it may be there. You will see that acidic condition. If it's acidic, it's going to dissolve. It's going to affect. It's not dissolve, but we can say it's going to affect the sperm. Okay, it's going to just affect the sperm. That's why we are covering, or we can see that the function of moisture. Okay, that liquid is to protect those sperms. Various glands come to the rescue by secreting a few important secretions. The first one is the seminal vesicle. Okay, seminal vesicle. These are the glands. It's located here. You can see this. This structure is our excretory system. Okay, that urinary system. And in front of that, we can see the system is present. Starting from that, testis. It's a delicate organ, so it's covered by scrotum. Then it's covered by epididymis. Those sperms are generating here, and they are going to start just moving through this vasa deferens, that is a tube-like channel. Now, who is going to ejaculate? This tube-like channel is not able to, it's not going to directly ejaculate it outside the body, but it's going to ejaculate with the help of ejaculating duct. Now, this duct is going to pass on through one gland. Gland means the storage area where your sperms and liquid or the moisture is going to mixed up and will store there. Okay, seminal vesicle. The seminal vesicle is a you can say gland-like structure only. There it's going to store and further it will pass on. It secretes a fluid that helps in nourishing the sperms. Can you see this bulb-like structure here? It is the prostate gland which helps in secreting the prostate fluid. Gland. It's going to store this now sperm plus moisture. Okay, it's not only sperm. Till this vasa deferens or seminal vesicle, we can say that it was only sperm. Now it's mixed up with that moisture so that it can protect that, right? Sperm. And further it's going to store here in prostate gland. So which gland is present in male reproductive system? So it's a prostate gland. Gland is responsible for a specific type of liquid storage. Okay, this sperms and moisture is present in case of only male reproductive system. Different thing we are going to see in case of female reproductive system. So this prostate gland is responsible of storing this sperms and moisture. Now the sperms floating in the fluids reach the urethra, from where they can be released outside the body. Okay, urethra means the single passage is there, whether it's for urine or for sperm, right? It's going to just ejaculate outside the body and it will enter inside the female body or system. Now we'll see the structure of sperm and ovum. What is the structure exactly, right? To carry out the fertilization of the ovum. But tell me one thing. Looking at the structure of this single sperm, can you guess whether it is a unicellular or a multicellular structure? It is a single cell. Although the structure may not seem to be that of a single cell, the sperm is definitely unicellular. It bears a head This is also one type of cell, but the shape and the size is different. Okay, it's not like a normal cell because it's a reproductive cell, right? That's why the structure is different. But this structure will continue in next session, beta. Okay, both of the gametic cells will continue in next session and female reproductive cell also. Fine. All of you, please take care. Bye, beta. Yeah, thank you so much, Sagni. टाइम इज अप, ये बताने की जरूरत नहीं है कथन, आपको निकलना है तो बेटा आप निकल सकते हो, है ना? हम कई बार लेट भी ज्वाइन करते हैं, राइट?